न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिले रक्षा मंत्री। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हो रही है ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम। पहलगाम आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर विधानसभा में निंदा। विशेष सत्र में पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि। डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज, देश में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने पर कार्रवाई। भारत फ्रांस के बीच आज होगी डिफेंस डील। 63,000 करोड़ रुपए में भारत खरीदेगा 26 रफाल मरीन लड़ाकू विमान। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लामबंद होने लगे अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी। आईसीसी, यूएन और इंटरपोल से कार्रवाई की मांग। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज एक बेहद अहम बैठक हुई है और यह बैठक पीएम आवास में हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुलाकात होने वाली यह मुलाकात जो है कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा से जुड़े विषय पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इससे पहले कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात हुई थी। तो बेहद अहम मुलाकात और पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच ये अहम बैठक हुई है, बेहद अहम मानी जा रही है कई मायनों में। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज बेहद अहम बैठक हुई है। बैठक जो है पीएम आवास में हुई है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद होने वाली मुलाकातों में यह मुलाकात जो है कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच एक अहम बैठक है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और इस बीच ये जो बैठक हुई है ये बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज ये अहम बैठक हुई है। जाहिर सी बात है पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए उसको लेकर यह बैठक हुई होगी। ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ताजा अपडेट रही, क्या कुछ निकल कर आया। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश की बेहद अहम मानी जा रही है ये बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ये बैठक हुई है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस बैठक से? देखिए, यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण इस मायने में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात की घोषणा कर रहे थे कई दिनों से कि वे इस हमले को बहुत ही नृशंस हमला मानते हैं और उन्होंने कहा कि जो भी इस हमले में शामिल था उसे चुन चुनकर उसको सजा दी जाएगी। तो उस संदर्भ में अगर देखें तो भारत ने यह भी कहा है कि ये जो हमला हुआ है उसके तार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जो है, मतलब सीमा पार से जुड़ा हुआ है। तो सीमा पार से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद की घटना है और ऐसे समय में जब कह सकते हैं कि सैलानी वहां अपनी छुट्टी मनाने गए थे और एक तरह से निरपराध लोगों की हत्या की गई है और उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार उकसाने वाली कार्रवाइयां हो रही है, सीमा पर गोलाबारी हो रही है, तब भी वह भी तब जबकि सीमा पर अभी भी सीज फायर एग्रीमेंट है। लेकिन ऐसे समय में अगर ये सारी हरकतें हो रही है तो निश्चित तौर पे भारत अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर रहा है और कोई ऐसा मौका नहीं चुकना चाहता कि कोई और प्रोवोकेशन हो सके। तो देखिए, भारत की तरफ से चुनौतियां केवल पाकिस्तान बॉर्डर से नहीं है, भारत की तरफ के लिए चुनौतियां पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से भी है, चीन बॉर्डर की तरफ से भी है और ईस्टर्न बॉर्डर भी अभी बहुत हॉस्टाइल हो गया है, ये बांग्लादेश कह सकते हैं। तो इस तरह से एक समग्र तैयारी की जरूरत है और इसीलिए कल सीडीएस ने राजनाथ सिंह ने कल भी करीब 40 मिनट की बैठक हुई और आज राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे यहाँ पहुंचे। 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, 40-42 मिनट की उनकी भी बैठक हुई और निश्चित तौर पे जो बातें हैं वो बातें हैं कि जो रणनीतिक तैयारी है भारत को करनी है।
चलिए अखिलेश, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे ज्यादा जानकारी के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज जम्मू विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। पहलगाम हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। सत्र की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मौन रखकर हुई। सभी विधायकों ने उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस हमले की निंदा की और कहा कि ये सभा इस हमले की निंदा करती है। Innocent civilians at Pahalgam on 22nd April 2025 and resolves that this House unequivocally condemns the heinous, cowardly act that resulted in the loss of innocent lives. Such acts of terror are a direct assault on the ethos of Kashmir. The values enshrined in our Constitution and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation. This House stands in full solidarity with the victims and their families. We extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their hour of need. भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नजर रखी जा रही है। सरकार की जो भी भ्रामक खबर दे रहे हैं, सरकार उस पर नजर रख रही है। तो आतंक पर डिजिटल स्ट्राइक है। जी हां, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया गया है भारत में। द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आयुष्मान व्यय वंदन योजना पर इस समय संबोधित कर रही हैं। समाज में मैं नहीं मानती कि पूरा समाज एक जैसा है, हर बेटा बेटी एक जैसे हैं। सेवा करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जो सच में अपने माता पिता के साथ न्याय नहीं करते हैं। आज दिल्ली के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है कि हम ऐसे सभी माँ बाप जो हमारे दिल्ली के हैं, उनको एक सम्मान, एक न्याय और एक सुविधा दे पा रहे हैं इस व्यय वंदन योजना के माध्यम से। और इस योजना की खूबसूरती जो है, इस योजना की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इनकम का सोर्स है या नहीं है, किसी भी जाति धर्म के हैं, महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है, उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता चला जा रहा वो मुसाफिर भी है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। केवल 2 चीजें, और कुछ नहीं चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है, बहुत आसान तरीके से। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी माननीय विधायक, सभी हमारे पार्षद, हमारे SDM, DM ऑफिसेज में आपके रजिस्ट्रेशन के लिए हम सुविधाएं भेजेंगे और आप केवल अपना आधार कार्ड लेके जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सुविधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से
आज से हम दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। और जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए, ऐसा मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है। अपने यहाँ के सभी बुजुर्गों को चिन्हित कर उनका रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि उनको तकलीफ ना आए, और तुरंत ये कार्ड बनते ही आप दिल्ली के और देश भर के जो इस योजना में आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में लगभग 100 अस्पताल इस योजना में रजिस्टर्ड हैं और पूरे देश में 30,000 अस्पताल इस योजना में रजिस्टर्ड हैं। तो आपका मन करे, कोई ऐसी बीमारी है कि आपको अपना इलाज जाके मुंबई कराना है, हैदराबाद कराना है, उत्तर प्रदेश कराना है, जहां भी कराना है वो अस्पताल यदि उस सूची में रजिस्टर्ड है तो आप जा करके वहां इलाज कर सकते हैं। और ये पॉलिसी कैशलेस है, आपको कुछ भी पहले जमा नहीं कराना, आपको इलाज दिया जाएगा और उसका पेमेंट सरकार स्वयं करेगी। इस योजना के लिए आप सबको बधाई। तो दिल्ली के लिए बड़ा दिन, आयुष्मान व्यय वंदना योजना की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। 27 और 28 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने कुपवाड़ा और पुंछ जिलों के विपरीत क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने तेजी से और प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में तेजी से जुट गई है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस से केस लेकर नई एफआईआर दर्ज की और सारे दस्तावेज ले रही है। इस घटना के पहले दिन से ही एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस को जांच में सहयोग कर रही थी। घटना की जांच के लिए आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारियों की टीम लगातार काम कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक और दूसरे एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित होने के बाद कल शाम अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के समय तक 536 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस जा चुके हैं, तो वहीं 836 भारतीय नागरिक स्वदेश लौट चुके हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह सकते हैं और उनके वीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने पीड़ितों की याद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। इस दौरान भारतीय समुदाय की छात्रा ने पहलगाम आतंकी हमले को दुखद बताया, साथ ही साथ दोषियों को कड़ी सजा देने की बात भी कही। भारतीय समुदाय ने जर्मनी के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। भारतीय समुदाय ने जहां एक ओर फ्रैंकफर्ट में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकोनिया में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एलागेन के मेयर डॉक्टर फ्लोरियन जैनिक और एलागेन के विदेशी और एकीकरण सलाहकार बोर्ड AIB के अध्यक्ष रामी बोघाचेम ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया। तो जहां एक ओर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग उठ रही है, वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ऐसा पोस्ट किया है जिसके बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ की कुनकरी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे यूडी मिंज ने अपने सोशल मीडिया में भारत और सेना के खिलाफ विवादित पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर पाकिस्तान से भारत युद्ध करता है तो उसकी हार निश्चित है। विधायक की सोशल मीडिया पोस्ट पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट के कंटेंट में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद होने वाले सिचुएशन और चीन के दबाव को लेकर कई बातें देखी गई। पोस्ट में देश की इकोनॉमी को लेकर भी टिप्पणी की गई। पोस्ट में यह भी लिखा गया कि जो भारतीय युद्ध का समर्थन करते हैं उन्हें अग्निवीर बनाकर बॉर्डर में भेज देना चाहिए।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर देशद्रोही बयान देने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस के नेता सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब बात करते हैं एक बड़े सैन्य समझौते की। जी हां, भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और इसी कड़ी में आज नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता होने जा रहा है, जिसमें 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच ये समझौता होगा। ये समझौता लगभग 63,000 करोड़ रुपए का है। इस समझौते से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी वृद्धि होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद अब ये डील होने जा रही है। ये डील भारत और फ्रांस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण समझौता, और आपको बताते हैं कि इस राफेल एम लड़ाकू विमान की क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो आपको बता दें कि एक मल्टी रोल फाइटर जेट है राफेल मरीन, यानी कि राफेल एम विमान एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। विशेष रूप से देखा जाए तो नौसैनिक संचालन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो राफेल मरीन की विशेषताएं आपको बता रहे हैं। राफेल मरीन विमान वाहक पोतों पर तैनात होंगे। तो तमाम जो विमान वाहक पोत हैं उन पर राफेल मरीन को तैनात किया जाएगा। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य पर भी राफेल मरीन की तैनाती होगी। मजबूत लैंडिंग गियर और एयरफ्रेम मौजूद है राफेल मरीन में। वहीं अरेस्टर हुक जो है और एकीकृत सीढ़ी वो भी राफेल मरीन में मौजूद है। नौसैनिक संचालन को आसान बनाता है राफेल मरीन। तो राफेल मरीन की काफ़ी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। खारे पानी के वातावरण में संचालन के लिए ये बेहद उपयुक्त है। साथ ही साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी सुविधा राफेल मरीन में यानी राफेल एम विमान में उपलब्ध है। लंबाई इसकी 50.1 फीट और वजन 15,000 किलोग्राम का है। एक या दो पायलटों द्वारा इसको संचालित किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर से लैस है राफेल मरीन विमान। तो राफेल एम जो है समंदर में भारत की ताकत बढ़ाएगा और ज्यादा रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाएगा। और अब अगली खबर, मध्य प्रदेश में शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर, भोपाल, मंदसौर और जबलपुर जिले सहित कई शहरों में आबकारी अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के ठिकानों से संबंधित 11 जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई 71 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक चालान घोटाले के सिलसिले में की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।
संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में आज सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संभल शाही जामा मस्जिद असल में हरिहर मंदिर है। 8 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन में पिछले साल दाखिल की गई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और संभल की जिला अदालत दोनों में आज सुनवाई होगी। दरअसल मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मस्जिद कमेटी का कहना है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में हो रहे सर्वे से उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है। संभल की सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई के मद्देनजर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। चंदौसी क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निगरानी कर रहा है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आज 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इन अपीलों में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और कुछ चयनित शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं, जो एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देती हैं जिसमें इन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का निर्देश दिया गया था। पहले ये मामला न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास की पीठ को सौंपा गया था। हालांकि न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम के पास भेजा गया, जिन्होंने इसे न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली नई डिवीजन बेंच को सौंपा। पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। 4 मई को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक होगी। इससे पहले किसान संगठनों ने 4 मई को होने वाली बैठक में पंजाब सरकार को दूर रखने की मांग की है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि हमारी पिछली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद पंजाब सरकार ने किसान नेताओं को धोखे से गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। केंद्र सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से जो हमें लेटर आया, उसमें हमें इन्विटेशन दी गई है कि 4 मई की आपकी बैठक होगी और उसमें समा और स्थान तय किया गया है। और एक बात उसमें ये भी कही गई है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के नुमाइंदे उस बैठक में शामिल रहेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से 19 तारीख को किसानों को मीटिंग में बुलाकर और बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया गया और इसके वजह से पूरे देश के किसानों को नाराजगी है। किसानों का समय अभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया पंजाब सरकार। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में बीवीपी ने संयुक्त सचिव पद जीतकर 1 दशक से चले आ रहे सूखे को खत्म किया है, जिसमें वैभव मीना विजयी हुए हैं। तो वहीं वैभव मीना ने 1525 वोट जीते हैं। जीत को लेकर वैभव मीना ने कहा है कि 1 दशक के बाद ये जीत हासिल की है और अगले चुनाव में एबीवीपी सभी 4 सीटें जीतेगी। इसी के साथ आईसा डीएसएफ गठबंधन ने 3 पद जीते हैं, जहां नीतीश कुमार आईसा अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार ने 1675 वोट हासिल किए हैं। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ पस्ती हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी हम जो जीते हैं, बाकी सीटों में जिस तरह की टक्कर रही है और जिस तरह के काउंसलर जीत के आए, ये जेएनयू में जो वामपंथी लाल रंग का दम भरते थे, जो गढ़ होने का दम भरते थे, वो टूट चुका है, भगवा लहरा चुका है। 2015 में हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी जीते थे, 2025 से 1 दशक बाद में हम लोग फिर से लौट रहे हैं और इस बार हमारी लड़ाई पूरे वामपंथ से थी और हम लोग जीत कर फिर से वापस आए और इस बार जो जीत कर आए, आगे 4 सीटें जीत कर आएंगे। और 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण के मद्देनजर हरिद्वार में निःशुल्क पंजीकरण काउंटर तैयार किए गए हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होगी। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।